फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हमें मैरियम नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो कि वीनस में आई हुई थी। वो इसलिए क्योंकि उसका उसके अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से वो कुछ अरसे के लिए उससे दूर रहना चाहती थी। वहाँ पर वो काफी जगहों पर घूमती है और चर्च में जाकर प्रेयर करती है। वहीं पर चर्च के अंदर बना हुआ एक स्टैच्यू को देखकर वो रोने भी लग जाती है, क्योंकि उस स्टैच्यू ने छोटे बच्चों को पकड़ रखा था और वो बच्चों को देखकर इसलिए रो रही थी क्योंकि उसका मिसकैरेज हो चुका था। और जब वो अपने घर गई तब उसके पास उसके हस्बैंड की कॉल आती है, लेकिन अब वो दोबारा उसके पास जाने के लिए एग्री नहीं थी। अगले दिन जब वो उसी चर्च में जाकर प्रेयर कर रही थी तब उसे किसी डिमन सोल की आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। उसी के साथ साथ उसे डिमन के पुतले भी नजर आते हैं कि तभी जाने अनजाने में उसके मुंह से यह निकल गया कि उसे बच्चा चाहिए। और अब उसकी यही वर्ड्स कहते ही वो उस डिमन के ट्रैप में फंस जाती है। यहाँ तक कि अब वो अपने हस्बैंड के पास चली भी जाती है। उन्होंने 100 किलोमीटर की दूरी पर एक घर परचेज भी किया हुआ था, इसीलिए अब ये लोग वहीं पर रहने का डिसीजन लेते हैं। और उनके घर के बाहर का जो घर था वो भी लगभग इनके घर से 12 किलोमीटर दूर था। यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा था कि जहाँ वो रह रहे हैं वो जगह पूरी तरह से सुनसान है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं। ऐसे ही करते करते एक दिन घर को एक्सप्लोर करते हुए मैरियम एक अजीबो गरीब तरह की चीज देख पाती है। वो देखती है कि एक स्टैच्यू की आंखें खुली हुई हैं, जो उसी टाइम अचानक से बंद भी हो गई थी। ऐसा होता हुआ देखकर मैरियम काफी ज्यादा ही डर जाती है और उसे अपने नए वाले घर के दीवारों पर डिमोनिक फेस नजर आते हुए साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं, जो उसे देखकर चिल्लाए जा रहे थे। और अक्सर कई बार यहाँ तक कि बार बार वो फील कर पा रही थी कि उसकी कानों में कोई विस्परिंग कर रहा है। और एक दिन तो उसे एक शैतान नजर आता है जो उस पर चिल्ला रहा था। मैरियम के हस्बैंड गैब्रियल उससे पूछने लग गया कि वो अपनी मेडिसिन टाइम पर ले रही है या नहीं, और तभी उनमें झगड़ा हो जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैरियम का साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था, जिस वजह से उनके बीच काफी झगड़े होते हैं। यहाँ पर गैब्रियल मैरियम को कहने लगा कि मैं जिस ब्लॉग्स को लिख रहा हूँ हम उसी से कमा रहे हैं, तुम्हारे पेंटिंग्स तो बिल्कुल बेकार होती ही हैं। वो उसे काफी कुछ कहकर सुनाने लग गया था, यहाँ तक कि यह भी कह दिया कि तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोचती रहती हो, हालांकि घर तो मैं चलाता हूँ, जबकि तुम्हें मेरे लाइफ के बारे में कोई फिक्र ही नहीं है। उसने उससे यह भी कहा कि तुमने तो अपने बच्चे को भी खो दिया। बस क्या, उसकी ऐसी बात सुनकर मैरियम की दुनिया पूरी तरह से घूम चुकी थी और वहाँ से वो फौरन चली जाती है। रात में वो अपने मेडिसिन को मिस कर दिया था, जिसकी वजह से उसके माइंड पर इस चीज का असर होने लग चुका था और वो यह इमेजिन करने लग गई थी कि जैसे वो अपने बच्चे को लोरी सुनाकर सुला रही है। अगले दिन से फिर वही सिलसिला चालू हो गया। उनमें फिर से झगड़ा हो जाता है। गैब्रियल उसे बोलने लगा कि कल तुमने मेरी क्लासिक कार को तोड़ दिया है जो पूरी दुनिया में सिर्फ 4000 ही हैं। अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था कि वो अपने कार को खुद ही तोड़ने लग जाता है, जिस पर मैरियम गैब्रियल को पंच मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने सारे मेडिसिन फेंक देती है और गुस्से में आकर एक अजीबों तरह के पेंटिंग बनाने लग जाती है। और जब वो पेंटिंग फाइनल बनकर तैयार हो जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा ही भयानक दिखाई दे रहा था। गैब्रियल अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था कि उसी टाइम उसने फील किया कि उसके अलावा भी वहाँ पर कोई है, यानी उसे किसी दूसरे पर्सन की प्रेजेंस महसूस हो रहा था। और जब वो एक आग के पास बैठा हुआ था कि तभी उसे किसी की विस्परिंग करने की आवाज सुनाई देने लग जाती है कि तभी अचानक से उसके सामने कोई आ जाता है जो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है और वहीं पर उसका काम तमाम कर दिया, यानी उसके सर पर हमला करके उसे मार देता है। दूसरी तरफ मैरियम, जो कि अभी अभी अचानक से नींद से जागी थी, उसने देखा कि उसके हाथों में पेंट की जगह ब्लड लगा हुआ था, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। यहाँ पर हमें यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि मैरियम ने ही गैब्रियल को मारा है। अब क्योंकि पहले से ही मैरियम को मेंटल डिसऑर्डर था, इसीलिए वो सब कुछ भूल चुकी थी। ऐसा करने के बाद वो अपने हाथों को धोती है और जब वो जैसे ही पीछे मुड़ा तब उसने देखा कि अचानक से वही पेंटिंग ठीक उसके सामने आ चुकी थी जो पिछली रात उसने बनाई हुई थी। और जब वो वापस आकर देखा तो वही पेंटिंग एग्जैक्ट अपनी जगह पर मौजूद थी। उसी टाइम पेंटिंग को देखते ही उसे बहुत सारे विजन आने लग जाते हैं, जैसे कि वो खून में सना हुआ बार बार स्लिप हुए जा रही है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल अपने ही जगह पर खड़ी थी, यहाँ तक कि जमीन पर कोई खून नहीं था। वो अपने स्टूडियो से बाहर आकर गैब्रियल को हर जगह ढूंढने लग गई और वापस से अंदर चली जाती है। लेकिन इस दौरान उसके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसे कुछ भी याद नहीं था। और जब वो अपनी नींद से जागती है तब उसके पेट में काफी जोर जोर से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है कि उसी टाइम मैरियम के डोर पर एक बूढ़ी औरत नजर आती है जो इस वक्त मैरियम को फ्रेश ब्रेड देकर कहती है कि वो उसकी नेबर है। ये वही नेबर थी जो उनके घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर था। जाते हुए वो बूढ़ी औरत कहने लगी, आई विल सी यू वेरी सुन। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी डोर के शीशे की रिफ्लेक्शन में हम मैरियम को देखते हैं
जो अब धीरे धीरे पोजेस हो रही थी और अचानक से नॉर्मल भी हो जाती है। उसी टाइम उसका पेट अपने आप ही फूलने लग गया था और नॉर्मल हालात में भी आ गया। अगले दिन गैब्रियल के लिए एक पार्सल आया था और डिलीवरी मैन दिखने में काफी अजीब लग रहा था, जो वो यहाँ से जाते वक्त अपनी आंखें ब्लैक करके मैरियम से कहता है, आई विल सी यू वेरी सून। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये दूसरा पर्सन था जो ऐसी बात बोला हुआ था। उसी वक्त वो बूढ़ी औरत फिर से आ जाती है और इस बार उसके साथ उसकी नेबर राविन भी आई हुई थी। वो दोनों असल में मैरियम से मिलने के लिए आए हुए थे, लेकिन मैरियम उन्हें उस वक्त मिलने से इनकार कर देती है, जिस पर राविन उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर चली जाती है। अगले दिन से अब मैरियम को अपने घर के अंदर से किसी की अजीबो गरीब तरह की आवाजें आना शुरू हो जाते हैं। शायद यह गैब्रियल होगा, लेकिन पता चला कि गैब्रियल की जगह वह एक डीमन था जो कि बुरी तरह मैरियम के पीछे पड़ जाता है। किसी तरह मैरियम अपने एक स्टोर रूम में छुपकर अपनी जान बचाने लग जाती है और वो डीमन कुछ टाइम तक वहाँ उस दरवाजे पर पहरा देने के बाद वहाँ से चला जाता है। मैरियम परेशान होकर एक जगह पर बैठी ही हुई थी कि तभी उसी टाइम उसके डोर पर 3 लड़कियां आई हुई थीं। वो तीनों लड़कियां उसे बताती हैं कि हमें वो बूढ़ी औरत यानी बेला और राविन ने ही भेजा हुआ है और वे मैरियम को उसके अपने बनाए हुए पेंटिंग्स को दिखाने के लिए कहती हैं। जब वो लोग उसके स्टूडियो तक पहुंचती हैं, तब वो मैरियम से कहने लगी कि वो हमें अंदर के लिए इनवाइट करे। यहाँ हमें पता चलता है कि यह तीनों लड़कियां डिमन की फ्लावर्स थीं, जो विदाउट परमिशन के किसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकती। यहीं पर जब मैरियम उनसे बातचीत कर रही होती है, तब वो लड़कियां अपनी असली रूप में आ जाती हैं। मैरियम को काफी टॉर्चर करने लग जाती हैं। तंग आकर मैरियम उन्हें वहाँ से जाने को कहती है और उनके जाते ही वो खुद भी गैब्रियल के टूटी हुई कार लेकर वहाँ से भागने का सोचने लग गई। लेकिन पता चला कि कार यहाँ स्टार्ट ही नहीं हो रहा था और उसके ऑपोजिट में कार का रेडियो खुद अपने आप ही चल पड़ती है। साथ ही अचानक से गाड़ी में आग लग जाती है। मैरियम किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर आ जाती है। उसका घर अंदर से लॉक था, जिसकी वजह से वो बाहर ही फंसे रह गई थी। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता, तब वो विंडो का कांच तोड़कर अंदर चली जाती है और वो रात में जब वो राविन को कॉल लगाया, तब उधर से किसी इंसान की बजाय किसी शैतान की आवाज आती और वही शैतान उससे कहने लग गया, यू मेड ए प्रॉमिस। यह वही प्रॉमिस था जो मैरियम ने बच्चा लेने के बदले में किया हुआ था कि वो बच्चा लेकर कुछ भी कर लेगी। जब वो गन लेकर बाहर गई तो बाहर उसे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन जब वो अपने स्टूडियो से बाहर आती है, तब उसे वहाँ पर राविन मिली थी। उसे देखते ही वो उसे मारने का सोचने लग गई, क्योंकि उसे लगता था राविन भी शायद एक डीमन है। लेकिन राविन उसे रिलैक्स की और जब मैरियम अपने घर के अंदर जाने लग गई, तब यहाँ पर रोते हुए राविन मैरियम से कहने लग गई कि मुझे अंदर आने की इनवाइट करो, जिससे अब उसे समझ आ जाती है कि राविन भी एक डीमन फॉलोअर है। मैरियम फौरन से डर कर डोर लॉक्ड कर लेती है कि तभी उसे उसी टाइम उसके हर विंडो पर बहुत सारे डीमन नजर आने लग जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह था कि वहाँ उन सारे विंडो पर कोई भी नहीं था। असल में डिमन उसे विजन दिखाई जा रहा था और यहाँ पर हमें यह पता चला था कि ना तो वो तीनों लड़कियां और ना ही राविन डीमन की फॉलोअर्स थीं, बल्कि ये सिर्फ डीमन ही था जो मैरियम को विजन पर विजन दिखाई जा रहा था, उसे डरा रहा था और जाने अनजाने में मैरियम बाहर खड़ी हुई राविन को शूट कर देती है। अगले दिन वहाँ पर 2 डिटेक्टिव आ जाते हैं। एक समझता है कि शायद मैरियम पागल है, जबकि दूसरे को लगता है कि असल में कोई डिमन हो सकता है और कुछ तो ऐसा है जो उसके साथ बहुत गलत हुए जा रहा है। इसीलिए वो मैरियम को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर चला जाता है। अभी उन दोनों डिटेक्टिव के जाने के बाद मैरियम अपने सारे घर को अंदर से शील्ड कर देती है, ताकि अब से कोई भी उसके घर के अंदर ना आ सके। रात को वो बाइबल पढ़ने लग गई और गॉड से प्रेयर करने लग गई थी कि वो उसे माफ कर दें, क्योंकि जाने अनजाने में उसने गलत चीज की डिमांड कर ली थी। तब यहाँ पर डीमन उसे रिप्लाई किया, यह कहते हुए कि देयर इज नो गॉड टू हेल्प मैरियम, यानी गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। कि उसी दौरान बाहर से उसे गैब्रियल की आवाज भी आने लग चुकी थी, जिस पर मैरियम काफी खुश हो गई और वो डोर ओपन करके गैब्रियल से कहने लग गई कि वो अंदर आ जाए। और बस क्या वही होना था जो होकर ही रहेगा। अंदर आते ही गैब्रियल एक डीमन का रूप धारण कर लेता है और वो बहुत ही बुरी तरह से मैरियम से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अगले दिन जब उसकी नींद खुली, तब फिर से उसके घर वो दोनों डिटेक्टिव आए हुए थे। यहाँ पर अब मैरियम को लगने लग गया था कि शायद ये दोनों डिटेक्टिव डीमन के फॉलोअर्स ही हैं, इसीलिए वो फौरन से पुल में कूद जाती है। उसी पुल में उसे 5 डेड बॉडीज दिखाई दिया था और उन 5 लोगों को किसी और ने नहीं बल्कि अनजाने में मैरियम ने ही मारा हुआ था। और उन 5 लोगों में से एक था उसका हस्बैंड गैब्रियल, राविन और वो तीनों लड़कियां जो उसके घर आई हुई थीं। तब दोनों डिटेक्टिव उसे पानी से बाहर निकालते हैं और फौरन से उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए। यहाँ पर दोनों डिटेक्टिव की आपस में ही लड़ाई होने लग जाती है। वो बहस करते हुए एक कहने लगा कि यह सब डेविल ने किया हुआ है, जबकि दूसरा का जवाब यह था कि नहीं, यह सारा कुछ मैरियम ने ही किया हुआ है, उसने अनजाने में खुद को चोट पहुंचाई थी और वो पागल है। और जब वे अंदर देखते हैं तो
उन्होंने देख पाया कि मैरियम का पेट तो काफी फूल चुका था, जिसे देखकर वो काफी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि आखिर एक ही दिन में किसी प्रेग्नेंट औरत का पेट इतना ज्यादा कैसे फूल सकता है। और फिर आखिरी में आकर दोनों डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि यह सारा कुछ किसी और का काम नहीं बल्कि डिमन का ही है। इस कहानी के लास्ट में द बिगनिंग दिखाया गया, जिससे हमें पता चला कि यह सारा कुछ जो उसके साथ हुआ वो तो बस अभी शुरुआत हुई थी और इसी के साथ ही यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे की कहानी जानने और देखने के लिए नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।